हमारे बॉडी की एक ऐसी पेनफुल कंडीशन जिससे इंडिया का 1 से 5% पॉपुलेशन एनुअली और 10 to 40% पॉपुलेशन ओवर लाइफ टाइम एक न एक बार सफर करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सिएटिका के बारे में। एक्चुअली सिएटिका एक प्रकार का पेन है जो सिएटिक नर्व की इंजुरी या इरिटेशन के कारण होती है, और जहां जहां से सिएटिक नर्व गुजरती है हमारे बॉडी में वहां वहां पेन होने लगता है। सिएटिका के बारे में अच्छे से जानने से पहले हमें स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर या स्पाइनल कॉर्ड के एनाटॉमी को समझना बहुत जरूरी है। स्पाइनल कॉर्ड एक ट्यूब के जैसा नर्व्स का बंडल है जो ब्रेन से लोअर बैक तक रन करता है। स्पाइनल कॉर्ड के कई पार्ट होते हैं। पहला होता है वर्टेब्री। यह एक बोन है जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है। कई लोगों से सुना होगा कि मेरे S1, S2, S3 में प्रॉब्लम है, L1, L2 में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है। तो ये जो S1, S2 है, सर्वाइकल है, यही वर्टेब्री है। दोस्तों, वर्टेब्री 5 प्रकार के होते हैं। सर्वाइकल जो C1 से C7 तक होता है, थोरेसिक जो T1 से T12 तक होता है, लंबर जो L1 से L5 तक होता है, सेक्रल जो S1 से S5 तक होता है, और लास्ट होता है कॉक्सिजियल स्पाइन जिसे टेल बोन भी कहते हैं। दूसरा होता है इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो दो वर्टेब्री के बीच का स्ट्रक्चर है। यह एक शॉक एब्जॉर्बेंट है। वेहिकल में जो काम शॉकअप का होता है वही काम हमारे स्पाइनल कॉर्ड में वर्टेब्री का होता है, अर्थात यह हमारे स्पाइनल कॉर्ड को अचानक धक्के लगने से बचाता है। तीसरा होता है स्पाइनल नर्व। यह एक नर्व्स का बंडल है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर बॉडी के कई सारे पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में रन करता है या उसको नर्व सप्लाई करता है। लास्ट होता है क्वेडा इक्विना जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एंड में नर्व्स का कलेक्शन है। दोस्तों, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इंटरवर्टेब्रल डिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, डिजीज होते हैं या पेन होता है नर्व से रिलेटेड, वो लगभग 90% इंटरवर्टेब्रल डिस्क के कारण होता है। इंटरवर्टेब्रल डिस्क के भी 3 पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस पल्पोसस, यह एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कुशन का काम करता है, अर्थात गद्दे का काम करता है। दूसरा होता है एन्युलस फाइब्रोसस। यह कार्टिलेज और फाइबर्स का बना हुआ एक रिंग के टाइप का स्ट्रक्चर है जो जेल को बाहर निकलने से बचाता है या जेल को चारों तरफ से बांध कर रखता है। तीसरा होता है कार्टिलेजिनस इंड प्लेट। यह कार्टिलेज का बना हुआ एक पतला परत होता है जो डिस्क को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कवर करके रखता है। आप में से कई सारे लोग स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज की समस्या से सफर कर रहे होंगे या इसके बारे में सुने होंगे। इंटरवर्टेब्रल डिस्क का गैप कम होने के कारण जो न्यूक्लियस पल्पोसस जेल होता है वो रिंग के थ्रू बाहर आने लगता है, अर्थात बल्ज हो जाता है, और बल्जिंग के कारण जो स्पाइनल नर्व्स हैं उसको कंप्रेस करने लगता है। दोस्तों, सिएटिका में भी सेम कंडीशन होता है। लगभग 90% जो कॉज होता है सिएटिका का वो डिस्क बल्ज या हर्निएटेड डिस्क होता है। स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है एजिंग। धीरे धीरे एज के साथ में जो वाटर लेवल होता है डिस्क का, इंटरवर्टेब्रल डिस्क के अंदर जेल का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और धीरे धीरे कम होने के कारण वो सिकुड़ने लगता है। दूसरा, एज के कारण डिजेनरेटिव प्रोसेस होने लगता है, अर्थात जो हमारे डिस्क है और हमारे जो वर्टेब्री है उसमें डिजेनरेशन होने लगता है, और डिजेनरेशन के कारण वीक हो जाता है और बल्जिंग का मेन कॉज होता है, और डिजेनरेशन के कारण इन्फ्लेमेशन की कंडीशन भी बनती है। एक्सेसिव स्ट्रेन या इंजुरी भी नर्व पेन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। तो इंजुरी के कई सारे रीजन हो सकते हैं।
गलत तरीके से गलत पोजीशन में किसी हेवी वस्तु को उठा लेना, इसके कारण इंजरी हो सकता है। हेवी वेट लिफ्टिंग जो करते हैं वो अगर इम्प्रॉपर तरीके से और बिना प्रिकॉशन के अगर हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वो भी इंजरी का एक कारण हो सकता है। गलत पोजीशन में या गलत तरीके से अचानक से गिरना या अचानक टर्न होना भी एक रीजन हो सकता है इंजरी का। इंजरी के कारण स्लिप डिस्क होने का खतरा ज्यादा होता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर में स्मोकिंग एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। स्मोकिंग के कारण डिजेनरेटिव प्रोसेस ज्यादा होने लगती है। ओबेसिटी या ओवरवेट के कारण बल्जिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके सोने उठने बैठने का जो पोस्चर है वो इम्प्रॉपर है, बैड पोस्चर है, तो इसके कारण भी डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एक ही पोजीशन में कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू एक ही पोजीशन में बैठे हैं या कंटिन्यू एक ही पोजीशन में खड़े हुए हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा सिएटिका के और भी कारण हो सकते हैं। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम या पिरिफॉर्मिस जो मसल्स होता है उसमें स्पाज्म होने के कारण होता है। पिरिफॉर्मिस मसल्स में स्पाज्म के कारण सिएटिक नर्व इरिटेट होता है और सिएटिक नर्व के इरिटेशन के कारण पेन होने लगता है। स्पोंडाइलोलिस्थेसिस यह स्लिप डिस्क का टाइप है। इसमें जो डिस्क हैं वो स्लिप हो जाते हैं। पेल्विक इंजरी या फ्रैक्चर, पेल्विक बोन अगर फ्रैक्चर हो जाता है या उसमें कोई इंजरी हो जाती है तो उसके कारण भी जो सिएटिक नर्व है वो इंजर्ड हो जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, दोस्तों कई बार इंजेक्शन लगाते समय जो इंजेक्शन है वो सिएटिक नर्व को पेनिट्रेट करता है, सिएटिक नर्व में इंजेक्शन लग जाता है जिसके कारण सिएटिक नर्व की इंजरी हो जाती है। ट्यूमर, अगर स्पाइनल ट्यूमर हो जाए तो ट्यूमर के कारण भी नर्व इरिटेट होता है, नर्व कंप्रेस होता है और नर्व के प्रॉब्लम आने चालू हो जाते हैं। कोएडा इक्विना सिंड्रोम यह भी एक रीजन है सिएटिका का। अगर स्पाइनल कार्ड में स्पाइनल नर्व के रूट में ब्लड क्लॉट हो जाता है तो वो भी नर्व को इरिटेट करता है जिसके कारण सिएटिका हो सकता है। दोस्तों जो सिएटिक नर्व है वो L4, L5 और S1 से गुजरती है। तो अगर ऊपर जितने भी कॉज बताए गए हैं उनमें से कोई भी कॉज L4 या L5 या S1 में होता है तो सिएटिका का प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों हम देखते हैं कि सिएटिका के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन जो सिम्टम्स है वो है पेन, और ये जो पेन होता है ये सिएटिक नर्व की इंजरी या सिएटिक नर्व की इरिटेशन के कारण होता है। और अधिकतर जो पेशेंट होते हैं वो बर्निंग पेन या इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन महसूस करते हैं। और ये जो पेन होता है सिएटिक नर्व के पास या सिएटिक नर्व जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ पे हो सकता है। दूसरा होता है टिंगलिंग, जिसको हम सामान्य भाषा में झुनझुनी कहते हैं, ये भी सिएटिक नर्व के रूट में हो सकती है। तीसरा होता है नमनेस अर्थात शून्यपन, मसल वीकनेस भी एक सिम्टम्स हो सकता है। यूरिनरी या फीकल इनकॉन्टिनेंस भी एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है जो काफी एडवांस स्टेज में होता है और ये सीवियर कंडीशन में होता है। इसमें जो ब्लैडर या बॉवेल को कंट्रोल करने के लिए स्पाइनल नर्व के जो सिग्नल्स जाते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं जिसके कारण बॉवेल या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने की संभावना होती है। दोस्तों सिएटिका को हम कैसे पहचान सकते हैं या उसके लिए क्या टेस्ट हो सकते हैं। पहला है कि अगर कोई पेशेंट क्लिनिक में चल के आ रहा है तो उसके जो पोस्चर है, चलने का जो तरीका है, वॉक करने का जो तरीका है, उसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि इसको सिएटिका हो सकता है। दूसरा होता है स्ट्रेट लेग राइज टेस्ट। इसमें पेशेंट को एग्जामिनेशन टेबल में लिटा के उसके लेग को ऊपर स्ट्रेट करने के लिए कहते हैं और वो स्ट्रेट करते करते एक पोजीशन में पेन महसूस करने लगता है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी हैं जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI, इसके थ्रू भी
हम सिएटिका को पहचान सकते हैं। इसके अलावा नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्टडी, माइलोग्राम और इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी कराया जा सकता है। दोस्तों हम देखते हैं अब ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉज को ठीक करना। जब हम उसके रूट कॉज को ठीक करते हैं तो अपने आप जो डिजीज है वो ठीक होने लगता है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा है कि किसी भी डिजीज में दो तरह के चेंजेस होते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। पहला होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल अर्थात जो फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है। सिएटिका में अगर रिवर्सिबल कंडीशन है तो उसको हम कंजर्वेटिव या मेडिसिनल ट्रीटमेंट अथवा सेल्फ ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं, और अगर इरिवर्सिबल कंडीशन है तो उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों होम्योपैथी में अलग अलग कॉज, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग मेडिसिन हैं। जैसे डिस्क सिंड्रोम या स्लिप डिस्क के लिए एस्क्यूलस, एगेरिकस, ब्रायनिया, हाइपेरिकम जैसी दवाइयां हैं। डिसलोकेशन ऑफ वर्टेब्री के लिए आर्निका, ब्रायनिया, कैलकेरिया कार्ल, रस्टॉक्स जैसी दवाइयां हैं। अगर स्पाइनल कार्ड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन के लिए बेलाडोना, ओपियम, फास्फोरस बहुत अच्छी दवाइयां हैं। अगर स्पाइन में डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं या डीके ऑफ स्पाइन होता है तो उसके लिए कैलकेरिया फॉस, एसिड फॉस, सिम्फाइटम बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर स्पाइनल कार्ड में इंजरी हो जाती है तो इनिशियल स्टेज में आर्निका, ब्रायनिया, हाइपेरिकम, रस्टॉक्स काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन हैं। दोस्तों सिएटिक पेन के लिए एस्क्यूलस, ब्रायनिया, कोलोसिंथ, हाइपेरिकम, मेकफॉस और रस्टॉक्स जैसी इफेक्टिव दवाइयां हैं जो पेन को रिलीव करती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पर्सनल जो लक्षण हैं, सिएटिका कौन से साइड में है, किस तरह का पेन है, उसके कारण और क्या दूसरे इफेक्ट आ रहे हैं, ये सब को देखते हुए टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पे होम्योपैथी फिजिशियन आपके लिए मेडिसिन का सिलेक्शन करता है जिससे आप सिएटिका से निजात पा सकते हैं। दोस्तों अगर इन्फ्लेमेशन के कारण सिएटिका का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कोल्ड और हॉट पैक के थ्रू सेल्फ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में शुरुआत के दौर में कोल्ड पैक और कुछ दिनों बाद आप हॉट पैक का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज का भी यूज कर सकते हैं। जो इसका एम है फिजिकल थेरेपी का, इसका जो गोल है वो इंटरवर्टेब्रल डिस्क में जो गैप है उसको फिर से वापस सामान्य कंडीशन में लाना होता है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।